नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप की एक बहुत ही शानदार कंपनी का नाम है पीसीबीएल केमिकल्स लिमिटेड और ये कंपनी एक कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है। भारत की लीडिंग कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है कार्बन ब्लैक के क्षेत्र में। और ये किस प्रकार से कमोडिटी कंपनी से एक अपने आप को एक इनोवेटिव लेड केमिकल कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी बनाने का प्रयास कर रही है, आज की वीडियो में इस बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। कंपनी की स्थापना 1960 में फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के रूप में हुई और ये जो कंपनी थी ये डंकन ब्रदर्स कैलकाटा, उस समय जो कोलकाता कैलकाटा के रूप में जाना जाता था, तो डंकन ब्रदर्स कैलकाटा और फिलिप्स पेट्रोलियम यूएसए के बीच में कोलैबोरेशन जो हुआ उसके द्वारा ये कंपनी बनी। उस समय इस कंपनी का जो फोकस था कार्बन ब्लैक प्रोडक्शन पे था, क्योंकि भारत में टायर इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही थी और टायर इंडस्ट्री को कार्बन ब्लैक की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये कार्बन ब्लैक क्या होता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, ये आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस कार्बन ब्लैक का टायरों के साथ रबर इंडस्ट्री में और प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी काफ़ी उपयोग था। तो उस उपयोग को केटर करने के लिए इस कंपनी की स्थापना हुई। 1960 में अपनी स्थापना के बाद कंपनी लगातार ग्रो करती गई। देश में चारों तरफ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे कंपनी ने अपने प्लांट स्थापित किए और लगातार कार्बन ब्लैक के प्रोडक्शन में कंपनी एक लीडर रही। 2021 में कंपनी का नाम फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड से बदलकर पीसीबीएल कर दिया गया। अब आप ये कहेंगे कि आखिर ये नाम क्यों किया गया, तो ये नाम इसलिए किया गया क्योंकि ये जो कार्बन ब्लैक वाला जो नाम है, जो वर्ड है, इसको हटाना चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने अपने आप को शॉर्ट फॉर्म कर दिया। अब क्यों ये हटाना चाहते थे, इसका रीज़न ये है कि ये कार्बन ब्लैक जो है ये कमोडिटी केमिकल हो गया था। बहुत सारी कंपनीज जो है इसको बनाने लग गई थी। दूसरी बात ये काफ़ी सारा इंपोर्ट होने लग गया था, तो इसमें मार्जिन रहा नहीं। तो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए अपने आप को कार्बन ब्लैक से हटाकर एक केमिकल कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए ये पीसीबीएल नाम रखा। 2024 में कंपनी ने अपना नाम फिर बदला और इस समय इसने नाम यानी 2024 में इसने अपना नाम बदलकर पीसीबीएल केमिकल्स लिमिटेड कर दिया गया। इस केमिकल्स को ऐड करने का पर्पज़ ये था कि ये कह रहे हैं कि हम अब एक ऑर्डिनरी केमिकल कंपनी नहीं है, हम इनोवेशन लेड कंपनी है। नए नए तरह के जो यूज़ हो रहे हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है बाज़ार में, चाहे वो बैटरी से रिलेटेड हो, चाहे ईवी से रिलेटेड हो, चाहे स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हो, चाहे डेटा सेंटर से रिलेटेड हो। तो इस तरह के जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बाज़ार में आ रहे हैं, तो जो मार्केट में डिमांड है उस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम बाज़ार में लाएंगे और हम केवल एक कमोडिटी कार्बन ब्लैक कंपनी नहीं है। तो इस बात को स्ट्रेस करने के लिए इन्होंने अपने नाम के आगे पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड कर दिया, जो आज भी इनका नाम है। अब जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। तो बिजनेस सेगमेंट मेजरली 2 हैं। एक सेगमेंट इनका अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया है, उसके थ्रू इनका एक सेगमेंट ऐड हुआ है। अदरवाइज इनका एक ही सेगमेंट, पहले बिजनेस सेगमेंट एक ही हुआ करता था। इसके अलावा इन्होंने कुछ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया है। तो वो सेगमेंट अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन वो सेगमेंट भी तेज़ी से उसकी भी कैपेसिटी ये लगा रहे हैं। तो बेसिकली 2 सेगमेंट है इनके। पहला इनका सेगमेंट है वो है कार्बन ब्लैक से रिलेटेड, और जो दूसरा इनका सेगमेंट है वो रिलेटेड है एक्वा फार्म स्पेशलिटी एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो कार्बन ब्लैक से रिलेटेड जो इनका सेगमेंट है वहाँ से इनका मेजर रेवेन्यू आता है, 83% रेवेन्यू आता है। अब ये क्या चीज़ होती है कार्बन ब्लैक? ये बेसिकली एक काला पाउडर होता है जो क्रूड ऑयल से निकलता है। बेसिकली क्रूड ऑयल को जब हम क्रूड ऑयल में से जो मेजर उसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं, चाहे वो नेफ्था हो, चाहे गैसोलीन हो, या इस तरह के डीजल पेट्रोल वगैरह सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं, तो नीचे से एक सिल्ट टाइप चीज़ बच जाती है, ब्लैक कलर का गाढ़ा पदार्थ बन जाता है। तो वो बेसिकली कार्बन ब्लैक के लिए फीड स्टॉक होता है, यानी वहाँ से ये कार्बन ब्लैक बनाया जाता है। कम ऑक्सीजन में उसको जलाया जाता है तो एक काला काला पदार्थ, काला पाउडर बनता है, उसको कार्बन ब्लैक कहते हैं। तो ये जो कार्बन ब्लैक होता है वो टायर्स में काम आता है, प्लास्टिक्स में काम आता है, प्रिंटिंग इंक में काम आता है और रबर प्रोडक्ट्स में काम आता है। अब ये जो टायर हुआ या जो रबर प्रोडक्ट्स होता है तो उनका जो काला कलर होता है वो इस कार्बन ब्लैक के कारण होता है। अब ये कार्बन ब्लैक वहाँ पर क्यों आवश्यक है? ये बेसिकली इसको जो कार्बन के जो ये जो काला कार्बन होता है ये टायर्स को कुछ
कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रोवाइड करता है, चाहे वो स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो, चाहे ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड हो, यानी ताकि वो मजबूत बनते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी घिसते नहीं हैं। तो इस तरह की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो बेसिकली ये देते हैं, ये कार्बन ब्लैक उन टायर्स में इंट्रोड्यूस करता है। अब ये दो तरह की चीज़ें, दो तरह के कार्बन ब्लैक होता है। एक कार्बन ब्लैक स्टैंडर्ड कार्बन ब्लैक होता है और जो दूसरा कार्बन ब्लैक होता है वो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक होता है। तो स्टैंडर्ड कार्बन ब्लैक जो है उसका नॉर्मल यूज़ होता है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने बताया टायर्स में या कन्वेयर बेल्ट्स में या जो गाड़ी के पार्ट्स में अपने जितने भी काले पार्ट्स होते हैं, रबर पार्ट्स जितने भी गाड़ी के होते हैं, तो आप देखेंगे 2 व्हीलर 4 व्हीलर या अन्य तरह के जो व्हीकल्स हैं उनमें, तो वो जो काले पार्ट्स होते हैं वहाँ पर इस स्टैंडर्ड जो कार्बन ब्लैक का था उसका इस्तेमाल होता है। ये कमोडिटी केमिकल है। कमोडिटी केमिकल का मतलब ये है कि ये बल्क में बेचा जाता है और लो वैल्यू और हाई वॉल्यूम आइटम होता है, यानी बल्क में बेचा जाता है लेकिन उसकी वैल्यू पर यूनिट वैल्यू जो होती है ना वो बहुत कम होती है। तो कमोडिटी है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है नहीं। दूसरा जो केमिकल है या दूसरा जो कार्बन ब्लैक है वो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक होता है और ये जो काम आता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है, बैटरीज में काम आता है, कोटिंग्स यानी जो पेंट्स वगैरह वहाँ पर ये काम आता है, प्लास्टिक में काम आता है और ये हाई वैल्यू आइटम है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिक होता है, बहुत डार्क कलर का होता है। जो स्टैंडर्ड वाला होता है वो नॉर्मल डार्क होता है, लेकिन ये वाला जो होता है स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक होता है एक्सट्रीमली डार्क होता है और बहुत ही फाइन रिफाइंड प्रोडक्ट होता है और इसके कारण इसकी वैल्यू ज़्यादा। तो ये लो वैल्यू हाई मार्जिन आइटम है। तो ये इनका बिजनेस सेगमेंट हुए कार्बन ब्लैक से रिलेटेड। तो 83% जैसे मैंने बताया वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है PCBL केमिकल्स लिमिटेड का। जो दूसरा सेगमेंट है, जैसे मैंने जिक्र किया वीडियो के शुरू में, इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया, वो है एक्वा फार्म करके एक कंपनी है। वहाँ पर इन्होंने 100% स्टेक लिया। अब जनवरी 2024 में इन्होंने ये स्टेक लिया था और ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है और भारत की सबसे बड़ी फॉस्फोनेट्स बनाने वाली कंपनी है। अब ये फॉस्फोनेट्स क्या होते हैं, तो देखिए होता क्या है कि वाटर रिसाइकलिंग के लिए, वाटर फिल्ट्रेशन के लिए, वाटर डिसैलिनेशन के लिए और कोरोजन को रोकने के लिए, जंग नहीं लगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जब होती हैं तो वहाँ पर जंग नहीं लगे, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो पाइप्स होते हैं उनसे जब ऑयल एंड गैस जाता है तो वो जंग लगने का खतरा रहता है। तो ये फॉस्फोनेट्स जो होते हैं ये जंग को रोकते हैं। दूसरी बात ये जो अंदर स्केल जम जाती है, अगर आपने पानी की रॉड का भी इस्तेमाल किया जिससे पानी गर्म किया जाता है, तो जब आप उसको बाल्टी में डुबो के रखते हैं तो थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि वाइट कलर का पदार्थ उसके चारों, उस रॉड की जो हेलिकल टाइप शेप होती है वहाँ पर जम जाता है। वो पानी के अंदर जो स्केल होता है उसमें जो पानी के अंदर डिसॉल्व सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली उसके ऊपर जम जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो हीट जो होती है रॉड की एफिशिएंसी कम हो जाती है, यानी रॉड गर्म तो होगी लेकिन पानी गर्म नहीं होगा क्योंकि उसमें जो हीट है वो वाली जो स्केल है वो रोक लेती है बेसिकली। तो ऐसी स्केलिंग को रोकने के लिए, कोरोजन को रोकने के लिए, वाटर को डिसैलिनेशन करने के लिए, यानी उसको खारे से मीठा बनाने के लिए और इस तरह के काफ़ी सारे सोप और डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल करने के लिए ये फॉस्फोनेट्स का काम होता है। तो ये भारत में, जैसे मैंने बताया, एक्वा फार्म जो है ये भारत में सबसे बड़ी फॉस्फोनेट्स बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी की 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, यानी कि जो ग्राहक हैं इनके 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ग्राहक हैं और 65% रेवेन्यू इस कंपनी का, यानी एक्वा फार्म का, ये 65% रेवेन्यू USA से आता है। तो जो PCBL के एक्विजिशन के बाद जो कंबाइंड स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहाँ से जो टोटल रेवेन्यू का 17% ये एक्वा फार्म कंपनी जो है ये कंट्रीब्यूट करती है। अब बात करते हैं नए इनके बिजनेस सेगमेंट्स की, जो इनकी अगले कुछ आने वाले समय में ग्रोथ को नई दिशा देंगे। अब ये इनका जो न्यू सेगमेंट्स है वहाँ से इनका कोई अभी रेवेन्यू नहीं है, इनके अभी एक्सपेंशन प्लान्स हैं। तो ये बैटरी केमिकल्स में उतर रहे हैं और 3 तरह के प्रोडक्ट्स ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला है कंडक्टिव कार्बन से रिलेटेड, दूसरा है एसिटिलीन ब्लैक से रिलेटेड और तीसरा है नैनो सिलिकॉन से रिलेटेड। अब ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं इनका नए क्षेत्रों में जो
इवॉल्विंग सेक्टर्स है वहाँ पर एप्लीकेशन है। तो एक एक करके इनको समझते हैं कि आखिर किस प्रकार के ये प्रोडक्ट्स हैं और कहाँ इन प्रोडक्ट्स का यूजेस है। पहली चीज़ कंडक्टिव कार्बन। अब ये कंडक्टिव कार्बन क्या होता है? तो देखिए कंडक्टिव कार्बन वो कार्बन है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो सकती है, तो वो कंडक्टिव, और इनके स्पेसिफिक यूजेस हैं। तो बैटरी में, सेमीकंडक्टर में, और प्लास्टिक जो कंडक्टिंग प्लास्टिक्स है तो वहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इन कंडक्टिव कार्बन का जो एप्लीकेशन है ये ESD एप्लीकेशंस भी है इनका। अब ये ESD का मतलब क्या हुआ? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप कार से जब उतरते हैं और कार के गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं और अगर वो गेट लोहे का है तो आप ये समझ लीजिए कई बार आपको झटका लगता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो करंट है उसके कारण लगता है। वो नॉर्मल जो अपनी करंट होती है उस तरह की करंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट है वो, और ये चार्ज के एक्यूमुलेशन के कारण होता है। तो आपकी बॉडी में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और वो डिस्चार्ज होता है गाड़ी के जो जहाँ पर जब आपने टच किया जो भी चीज़ है लोहे की या किसी मेटल की तो उसके थ्रू। तो वहाँ ये जो चीज़ है ये किसी भी कंपोनेंट के लिए अच्छी नहीं है, स्पेशली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए। तो डेटा सेंटर्स में, EVs में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, और इलेक्ट्रिक जो EMS है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, तो वहाँ पर इस कंड्यूसिव ये जो कंडक्टिव कार्बन है उसकी एप्लीकेशन है। यानी कि वहाँ चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, क्योंकि अगर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इस तरह के उपकरण जो हुआ, EV से EV हुआ या डेटा सेंटर के जो उपकरण हुए या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हुए वो ख़राब हो जाते हैं। दूसरा इनका जो प्रोडक्ट है वो एसिटिलीन ब्लैक से रिलेटेड है। अभी एसिटिलीन ब्लैक और कार्बन ब्लैक में एक अंतर है। तो एसिटिलीन एक गैस होती है, उस गैस को जब जलाया जाता है तो उसके कारण जो ब्लैक जनरेट होता है उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती है। तो भारत में ये पहला एसिटिलीन ब्लैक प्लांट बना रहे हैं और ये हाई वोल्टेज केबल में काम आता है और सेमीकंडक्टर में काम आता है। और इस कंपनी के इस जो एसिटिलीन प्लांट ये लगा रहे हैं भारत का पहला, इसके लिए चाइनीज़ कंपनी के साथ उसकी नोहाउ के लिए करार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये नैनो सिलिकन, जो तीसरी चीज़ है बैटरी केमिकल्स में, वो नैनो सिलिकन से रिलेटेड है। अब ये नैनो सिलिकन क्या होता है? तो सिलिकन एक सेमीकंडक्टर टाइप का पदार्थ होता है या सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है। तो ये जो उसका जो नैनो सिलिकन होता है उसकी जो साइज़ होती है, उसकी पार्टिकल्स की साइज़ होती है वो अपने ह्यूमन एयर होता है उससे भी 1000 गुना 1/1000 टाइम्स होती है, यानी उसका भी 1000 गुना छोटा होता है वो। तो है क्या, इनकी यूजेस जो हैं वो कॉम्पैक्ट बैटरी में काम आता है, छोटी बैटरी में, पावर बैंक में काम आएगा, मोबाइल में काम आएगा, छोटी और ताकतवर जो EV बैटरीज है वहाँ पर ये काम आता है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो जैसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वगैरह, तो उनका साइज़ बड़ा नहीं होगा, उनका साइज़ छोटा। तो कॉम्पैक्ट बैटरी वाला जो आप ये समझ लीजिए, कॉम्पैक्ट बैटरी और ज़्यादा पावरफुल बैटरी बनाने के लिए ये नैनो सिलिकन काम आते हैं। एक्सपेंशन प्लान की बात करूं तो ये अपनी जो हर तरह की जो कैपेसिटी है, जितनी इनकी टोटल कैपेसिटी उसका 50% इंक्रीज़ करने का प्रयास करते हैं। ओवरऑल कैपेसिटी 50% इंक्रीज़ करने का इनका टारगेट है। दूसरी बात ये कि ये कमोडिटी केमिकल से हटकर, यानी जो कार्बन ब्लैक वाला सिस्टम है जो कमोडिटी की तरह बिकता है, उससे ये हाई मार्जिन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार ये इनका फोकस ये है कि R&D से, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये इस तरह के प्रोडक्ट्स को निकालें जिसकी मार्केट में डिमांड हो, नए क्षेत्रों में डिमांड हो, और साथ ही साथ कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस उस तरह के जो सेगमेंट है, चाहे वो EV से रिलेटेड हो, या डेटा सेंटर से रिलेटेड हो, या जो अन्य उभरते हुए सेंटर हो, जो सेगमेंट्स हो, चाहे वो हाई पावर या हाई वोल्टेज वाले सेगमेंट्स हो, तो वहाँ पर ये अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। अब इनके 5 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स हैं, वो इस तरीके से हैं, तो या तो ये पोर्ट्स के पास हैं या अल्टीमेट इनके कंज्यूमर है, कार्बन ब्लैक के कंज्यूमर यानी टायर कंपनी उनके पास है। 7,90,000 मिलियन टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी है। 110 ग्रेड के केमिकल्स बनाते हैं। 100 ग्रेड का मतलब ये अलग अलग तरीके के केमिकल्स, अलग अलग यूजेस जिनके होते हैं। तो 110 ग्रेड के केमिकल्स बनाते हैं। 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनके प्रेजेंस है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम टर्म्स में अगर एक्सपोर्ट की बात करूँ तो FY25 में इनका 30% वॉल्यूम जो है वो एक्सपोर्ट हुआ और 63% वॉल्यूम जो है डोमेस्टिकली कंज्यूम हुआ। और इस जो डोमेस्टिकली कंज्यूम होता है इसमें 60% जो है वो इनका वॉल्यूम जो
टायर कंपनीज को जाता है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो ये है कि इनकी लीडरशिप पोजीशन है और 1960s से ये चली आ रही है कंपनी, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लीडरशिप पोजीशन है कार्बन ब्लैक में। दूसरी स्ट्रेंथ इनकी ये है कि ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एक प्रोडक्ट लेड कंपनी से इनोवेशन लेड कंपनी की, सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी की, जो हर क्षेत्र की स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। तीसरी जो इनकी स्ट्रेंथ है वो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप है, अपने आप में जाना माना ग्रुप है। वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि इनकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, उसका 90 to 95% जो होता है वो कार्बन ब्लैक जो फीड स्टॉक है उससे रिलेटेड है, और ये जो है ये क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, क्रूड ऑयल से निकलता है ये, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं, तो ये इनकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। दूसरी चीज़ ये 90% इनका जो रॉ मटेरियल है यानी ये कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक जो है ये इंपोर्ट किया जाता है। तीसरी वीकनेस ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर इनकी डिपेंडेंस है जो इटसेल्फ एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। चौथी चीज़ ये है कि ये जो कार्बन ब्लैक है इसमें ये लीडर है भारत में, लेकिन इनको प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि रशिया और चाइना जो है ना, चाइना सबसे बड़ा कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, तो रशिया और चाइना से ये डंपिंग कर रहे हैं, यानी लोअर कॉस्ट में, जितना कॉस्ट वहाँ के मैन्युफैक्चर चाइना में बनने में लगता है कार्बन ब्लैक को, उससे भी कम रेट में ये यहाँ पर डंपिंग की जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने इस तरह के जो कार्बन ब्लैक का इंपोर्ट है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई है। तो ये इस कंपनी की वीकनेसेस हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट टू इक्विटी 1.36 है। उसका कारण ये है कि अभी ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं और जो इन्होंने एक्विजिशन किए हैं उसके लिए इन्होंने कर्जा लिया है, तो अभी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 1.36 यानी 136 रुपये का कर्जा है। आरओई जो है वो एवरेज आरओई 12.5% का, पी जो है वो 37 का है, थोड़ा सा ज़्यादा है। 3 साल की सेल 24% बढ़ी है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो मात्र 1% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 53% है, एफआईआई के पास 6% है, डीआईआई के पास 10% है और पब्लिक के पास 31% है। तो वीडियो को समराइज़ करूं तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा, कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी है, मार्केट लीडर है अपने क्षेत्र में, कमोडिटी कंपनी से अपने आप को चेंज कर रही है एक इनोवेशन लेड कंपनी में, लेकिन इन सब में टाइम लगेगा। कंपनी डाउन ट्रेंड में है और अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं और अगर कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में अगर आप नज़र रख सकते हैं तो एक बार डायरी में नोट कर लीजिए। किसी सिग्निफिकेंट करेक्शन में अगर कंपनी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, ऑन ट्रैक है, अगर इनके प्रोजेक्ट्स यानी केपेक्स के प्रोजेक्ट्स अगर ऑन ट्रैक है, तो एक बार उस समय अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें और उस समय शेयर के बारे में कोई निर्णय लें। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।